हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन शॉर्ट DPSP। ये हमारी लास्ट क्लास है DPSP पे। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे कुछ न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड की गई है थ्रू अमेंडमेंट के। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें हमने 4 न्यू DPSP ऐड की है। फर्स्ट वन इज आर्टिकल 39, which is for healthy development of children। इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज बनाती रहती है, जैसे PM पोषण, मिड डे मील and others। Next one is Article 39A। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर्स। Okay, and next one is Article 43A, participation of workers in the management of industries। Participation of workers in the management of इंडस्ट्रीज। पहले क्या होता था कि केवल जो उसका ओनर होता था वही जो है सारी पॉलिसीज फ्रेम करता था, लेकिन अब वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन होता है। वर्कर यूनियन है जिसकी भी ओपिनियन मैटर करती है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट and improve environment and to safeguard forest and wild life। इसके ऊपर हमने एक्ट्स बनाए, फॉरेस्ट एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। So these are act through which we implement this article। Next article is Article 43B। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अच्छा, ये ऐड किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। तो दीज आर द न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल which were added to 42nd Amendment Act 1976 for the smooth implementation of some laws। Next is why we make DPSP as non-justiciable। We know DPSP क्या है? नॉन
means you can't directly go to High Court or Supreme Court for its implementation. Article 37 clearly says that these principles are fundamental in nature. Fundamental in nature. And it shall be duty of state to apply these principles in making laws. Means these principles are fundamental in governance of the country. और जब लॉ बनाया जाए तो इन प्रिंसिपल्स को, ये ड्यूटी है स्टेट की कि इन प्रिंसिपल को उसमें अप्लाई किया जाए. तो 37 क्लियरली से कहता है. और ये मोरल ऑब्लिगेशन है. टीपीएसपी क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन. मोरल ऑब्लिगेशन कैसे? क्योंकि रियल फोर्स जो है वो पॉलिटिकल है. पॉलिटिकल मीन्स पब्लिक ओपिनियन. पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है. जब पॉलिटिकल पार्टी अपना ब्लूप्रिंट और इलेक्शन के टाइम में जो भी ब्लूप्रिंट्स तैयार करती हैं वो इसको ध्यान में रखते हुए, पब्लिक ओपिनियन को ध्यान रखते हुए मेक करती हैं. अच्छा, ये उस टाइम में नॉन जस्टिसेबल क्यों बनाया गया? इसका रीजन है, जब इंडिपेंडेंस मिली 1947 में तो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी. अगर इसको जस्टिसेबल बना दिया जाता तो एक बर्डन की तरह हो जाता. तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इन आर्टिकल्स को डीपीएसपी में रखा, जो कि नॉन जस्टिसेबल रखा गया. और टाइम टू टाइम इसका इम्प्लीमेंटेशन अकॉर्डिंग टू नीड कंप्लीट किया जा सके. एक और रीजन है कि एक तो इंडिया कैसी है? डाइवर्स कंट्री है. डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस. उस टाइम में अगर इसको जस्टिसेबल बना दिया जाता तो जैसे टाइम टू टाइम बहुत से इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं. जैसे ये क्या कहते हैं, आपका राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया है. ऑलरेडी इसमें ऐड किया गया था और उसके बाद उसको एफआर में, फंडामेंटल राइट्स में ऐड किया गया. बाकी जैसे रिजर्वेशन के ऊपर है. तो धीरे धीरे करके जैसे एनवायरमेंट सेफ्टी के लिए इसको हम इन्फोर्स इसलिए नहीं किया कि एक तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थी, फिर डाइवर्स कंट्री थी, बैकवर्डनेस थी. तो जबरदस्ती किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता. तो धीरे धीरे करके इसका लॉस के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन किया गया. क्रिटिक्स क्या कहती है? क्रिटिसिज्म क्या है? लीगल फोर्स नहीं, वही जो नॉन जस्टिसेबल है, नो लीगल फोर्स. नेक्स्ट, ना तो ये प्रॉपरली क्लासिफाइड है, नॉर लॉजिकली अरेंज.
जैसे इसका क्लासिफिकेशन कहीं भी मेंशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से इसके इम्प्लीमेंटेशन में और इसके प्रॉपर लॉ मेकिंग में भी प्रॉब्लम आती है। कंजर्वेटिव्स क्या कहते हैं? जो कंजर्वेटिव ये हाउ इट इज कंजर्वेटिव, कैसे ये कंजर्वेटिव के कैटेगरी में आता है? ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ 19th सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड, इस पे बेस करता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड, क्योंकि हमारा डीपीएसपी किससे इंस्पायर्ड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हम क्या कहते थे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को दिए जाते थे, उसके बेसिस पे वो वर्क करते थे। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है इसमें, क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे? कोई भी लॉ बनाना होता है तो एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स किसके बीच में होती है? सेंटर एंड स्टेट। कहीं कहीं स्टेट की हाफ स्टेट असेंबली की भी परमिशन लेनी पड़ती है। प्रेसिडेंट और पीएम के बीच में, प्रेसी एंड पीएम के बीच में कैसे? कुछ जो लॉ है वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के थ्रू होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर है वो उसका यूज करके उसको इंडेफिनिट टाइम तक रख सकता है। तो कभी कभी लॉज जो है इन्फोर्स नहीं किया जा सकते उन केस में। जैसे स्टेट में क्या होता? गवर्नर और सीएम के बीच में सेम प्रॉब्लम होती है। गवर्नर क्या करता है? कभी कभी प्रेसिडेंट के कुछ जो बिल्स होती है रिजर्व कर लेता फॉर प्रेसिडेंट्स रेफरेंस। अच्छा, टाइम टू टाइम बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जिसके थ्रू एफआर, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में कौन प्रिवेल करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के थ्रू बताया। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स। जैसे फर्स्ट चंपाकन डोराई राजन 1951 केस। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी, एफआर विल प्रिवेल। फिर नेक्स्ट गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कांट टेक अवे एनी एफआर, फंडामेंटल राइट्स। वे क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट क्या है? सैक्रोसेंट नेचर की है, मीन्स इनको चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? एफआर कांट बी अमेंडेड, कांट बी फॉर द implementation of DPSP। नेक्स्ट केशवानंद भारती केस।
भारती केस 1972, सॉरी 1973, केशवानंद भारती केस 1973। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल प्रिवेल्स ओवर डीपीएसपी, लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसका कर्टेल नहीं होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर can't be curtailed. Okay. Next is Minerva Mill case 1980. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट में चेंजेस करने पड़े तो फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है। जैसे राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A ऐड किया गया और यहाँ आर्टिकल 45 में को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ऐसी बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया गया है। तो ये आपकी फाइनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।